हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। हुकूमत ओपोजिशन के साथ बैठकर संजीदगी के साथ अहम मामलात पर बात करना चाहती है या फिर हुकूमत ने यह तहैया कर लिया है कि ओपोजिशन के साथ सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करनी है। हुकूमत इस हवाले से कन्फ्यूजन खुद अपने कोलोफैल से पैदा कर रही है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली में खड़े होकर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओपोजिशन को बातचीत की दावत दी और गुज़श्ता रोज़ी वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर ओपोजिशन के साथ बात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ चुकी है। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। अगर इनके पास ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से वो बेहतर हो रही है और हमें उम्मीद है कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्टोरल रिफॉर्म वाले से इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पेशरफ्त कर पाएंगे। अब हुकूमत की तरफ से आला सतह पर इस तरह का मस्बत पैगाम मुल्की सियासी माहौल में अच्छे शुगून के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन फिर यही तहरीक इंसाफ हुकूमत के एक और वजीर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम के दौरान ओपोजिशन जमातों की क़यादत को ऐसे अलकाबात से नवाजा जिसकी मजम्मत खुद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी कर बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं रह सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूं। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। रानी कहां से बन गई? दादा इसका तलवार था। रानी तो हमारे वोटों से बन गई कि नवाज शरीफ जब बादशाह बन गया पैसा कमाकर, तो डाकू नानी है ये डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखे नहीं कर सकती। अपने फोटोशॉप के पीछे लगाकर तुम कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। अब नाज़रीन, यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर की किस बयान में किस किस लफ्ज़ की मजम्मत की जाए। सियासत में बयानबाजी भी होती है, एक दूसरे को बुरा भला भी कहा जाता है, लेकिन लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना और चोर जैसे डाकुओं जैसे अलकाबात से नवाजना जो है वो इखलाकी सियासी तर्ज अमल किसी सूरत नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी सियासी माहौल में ये चलन आम हो चुका है। अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आज सेनेट में भी काफ़ी गर्मा गर्मी रही। जिसने ये बात कही कि हम घास और भूस खाएंगे लेकिन हम अपने एटमी प्रोग्राम के ऊपर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं, आज आप उस शख्स के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हमें ना इस्लामाबाद से, हमें ना रावलपिंडी से मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। साबिक वजीर आजमों को हम चोरों और डाकुओं के लक़ब से याद करेंगे तो फिर अगर हमारी जबान भी खुलेगी जी तो फिर मुनासिब नहीं होगा जनाब चेयरमैन। और कहते हैं कि हमारा जीना मरना तो इसी मुल्क में है। आज ही तस्वीर छपी है, जो कल यहां तकरीरें कर रहे थे, आज वहां पर वो एक बेंच में बैठे हुए हैं अमेरिका में, अपनी सीवी हाथ में पकड़ के। जो दवाई लेने गए थे वो आज तक वापस आने का नाम नहीं ले रहे। कहते हैं कि हमारा जीना मरना इस मुल्क में है। आप अगर इस फ्लोर पे खड़े होकर किसी की लीडरशिप पे बात करेंगे कि कश्मीर भेज दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कश्मीर के सौदे के लिए कहां तक नहीं गए। अपने टर्न पे बात करें, मेरी गुजारिश है अपने चेयर पे तशरीफ रखें। अखबारात में छपने वाली तस्वीर का हवाला दे रहा हूं। आप फोटोशॉप के जरिए इस मुल्क में नहीं रह सकते। अब हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान ऐसी माजराई गुज़श्ता माह कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान भी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ओपोजिशन और हुकूमत को साथ बिठाकर ऐवान चलाने के लिए मामला तय कराए, जिसके बाद कौमी असम्बली के इजलास में माहौल में कुछ बेहतरी नजर आई। लेकिन ऐवान के बाहर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए कौन किरदार अदा करेगा? सियासत में तनकीद तो की जाती है, लेकिन इखलाकियात से आरी बयानबाजी करना कम अज कम
हुकूमती वजीर और अहम हुकूमती वजीर को ज़ेब नहीं देता। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान को वाज़े तौर पर ऐसी बातों पर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप खुद अपोजिशन को बातचीत की दावत दे रहे हैं और दूसरी जानिब आप ही के काबीना के अहम वजीर आपकी इस मस्बत कोशिश को सबूताज कर रहे हैं। इस अहम मामले पर बात करेंगे। वफाकी वजीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़ारूक हबीब साहब, अली अमीन गंडापुर के जो मुतनाज़ा बयानात सामने आ रहे हैं उसका असर आज सेनेट की कार्रवाई पर भी पड़ा, आपने देखा होगा। अगर ऐसे ही मामला चलते रहे तो कश्मीर जैसे मामले पर कौमी इत्तेफाक राय की जो फिजा है वो मजीद बिगड़ेगी। बतौर हुकूमत ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि मामलात को ठंडा करें और इलेक्शन को इलेक्शन ही लिया जाए, ना कि लड़ाई। देखिए, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है कि बिलावल जो आज कश्मीर कैंपेन छोड़ के यूएस भाग गए हैं क्योंकि उनको वहाँ से कोई पजीरा ही नहीं मिली, और उसके बाद मरियम सफदर ने जो जिस किस्म की ज़ुबान वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर कॉज को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, सारी दुनिया जानती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो कश्मीर का जो कॉज है उसको भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। मोदी की आरएसएस की आइडियोलॉजी को दुनिया में इंतहा पसंदाना मोदी की सोच, आरएसएस की आइडियोलॉजी को मुतारफ़ करवाया और ये बताया कि मोदी किस अंदाज से कश्मीर में मुजालिम ढा रहे हैं। पूरा वेस्टर्न मीडिया उसके ख़िलाफ़ लिख रहा है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों के सच्चे वकील होने का सबूत दिया। यहाँ पर बजाय ये एक कौमी कंसेंसस रहने के ये प्राइम मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बनाने लग गए, ताने देने लग गए, कश्मीर के सौदे की बातें करना शुरू हो गए। आप ये देखें कि कश्मीर का क्या सौदा उस वक्त नहीं हुआ जब 2015 में उफ़ा डिक्लेरेशन थी, रशिया के अंदर जॉइंट स्टेटमेंट आई नवाज शरीफ और मोदी की, तो उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं हुआ। और ये तारीख में पहली बार हुआ। पाकिस्तान का को पहला वज़ीर आज़म था। इससे पहले शिमला माहिदा हुआ, ऐलान लाहौर हुआ, न्यूयॉर्क का लामिया जारी हुआ मुलाकातों का, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का, वहाँ पर कश्मीर का जिक्र होता था। लेकिन नवाज शरीफ वो पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने जॉइंट मुश्तरका लामिये में कश्मीर का जिक्र ही करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो मोदी को खुश कर रहे थे। सौदा तो उस वक्त हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अब इस चीज़ का जिम्मेदारी बनती है कि 5 साल तो नून लीग की हुकूमत रही है आज़ाद कश्मीर में। बताएं वहाँ पर इन्होंने अवाम के लिए क्या किया, कश्मीरी अवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया। उसके ऊपर बात करने की बजाय तनकीद दूसरी जानिब शुरू कर दी। जब एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तनकीद आएगी तो फिर दूसरी जानिब से भी जलसों में तनकीद आएगी और उसमें जलसों में। लेकिन देखें फ़ारूक हबीब साहब, इसका मतलब कि आप ये फरमा रहे हैं कि टिट फॉर टैट होगा, लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है उससे पहले हमने नहीं देखी थी। इंडिया का सुनते थे कि वहाँ पाकिस्तान कार्ड इंतखाबात में इस्तेमाल होता है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी इंडिया का यार, कश्मीर का सौदा जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसका नुकसान जो है सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ कश्मीर कॉज को पहुँचेगा। देखें, जो कश्मीर कॉज है उस कॉज को तो हम बहुत संजीदा लेते हैं, वो हमारे दिल के करीब है। कश्मीरियों की जद्दोजहद है। 70 साल से ज़ायद कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जानों के नजराने पेश किए हैं, अपना लहू बहाया है और अपने लहू से उन्होंने आज़ादी की शमें जो हैं वो रोशन की हैं। तो लिहाजा उसका तो हमें पूरा ख्याल है, पूरा एहसास है। यही वजह है कि हम इनको कहते रहें कि आप अपनी कारकर्दगी पर और आप अपने आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन में अपनी अपनी जमात के मंशूर पर बात करें। ये बजाय मंशूर पे बात करने के इनको इमरान खान फोबिया हो गया। ये इमरान खान के ऊपर बातें करते हैं और ये वो लोग बातें कर रहे हैं जिन लोगों ने कुलभूषण की पकड़े जाने के ऊपर अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकाला था। इनका ज़बानें कांप रही थी कुलभूषण का नाम लेते हुए। ये वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिन लोगों के घर पे मोदी बगैर वीज़े के साथ 100 लोगों के साथ आ जाते हैं और आता भी कहाँ से, जहाँ अफगानिस्तान वो दहशतगर्दी के बीज बोने गया हुआ था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वहाँ से मोदी इनके घर वापस आते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कोई ऑफिशियल वहाँ पे मौजूद नहीं होता। भारत हलफनामों पे जाते हैं, मोदी के भंगड़े डालते, वहाँ पर रवायात से हट के हुर्रियत रहनुमाओं को ये मिलना पसंद नहीं करते। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि इनका अपना माजी दागदार है। तो ये हमें किस बात का ताना देते हैं। लेकिन मैं आज भी आपके शो के तवस्सुत से भी ये कहता हूँ कि अब भी संजीदगी का जो है वो मुजाहरा होना चाहिए और जो इंतखाबी मंशूर है उसके ऊपर बात करें, लेकिन कश्मीर कॉज के को डिस्टर्ब ना किया जाए इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करके। इससे जो है मरियम जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं,
इससे कश्मीर का देखिए फरूख हबीब साहब, अभी भी अगर बात करें ना तनकीद का जो महवर है, जिस तरह आपने बात की कि नवाज शरीफ ने कभी कलभूषण का नाम नहीं लिया, उनका जवाब ये होता है कि बुरहान वानी का जनरल असम्बली में जिस दबंग अंदाज में अल्फाज उनके ये हैं वो नवाज शरीफ के अलावा किसी ने नहीं किया। ये जो इल्ज़ाम तराशियाँ और इस तरह की बातें हैं, आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर के मसाइल पर बात करें, कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, ये क्यों नहीं हो सकता? नहीं, देखें बात यह है कि जो PMLN सियासत कर रही है वो सियासत नहीं कर रही, वो एक सिचुएशन को प्रवोक कर रहे हैं और उनका एक ही वन पॉइंट एजेंडा है, वो है इमरान खान को टारगेट करें। अब इमरान खान को आप क्या टारगेट करेंगे, मुझे ये बताएं, क्या जिसकी लंदन में कोई नहीं, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जिन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कैलबरी फंड के नाम के ऊपर, उनकी बातों की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती? आज से मुझे बताएं, एक हफ्ता कबल हम भी कैंपेन कर रहे थे, हमने कितनी कि वहाँ पर जाकर इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, हम तो अपने मंशूर की बात कर रहे थे, लेकिन ये आए रोज़ दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, मुतअद्दिद बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम लेकर मलिशियसली जो है उनकी शख्सियत को मलाइन करने के हवाले से इल्ज़ामात लगाते हैं, जिन इल्ज़ामात में हकीकत के बरक्स कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वही वज़ीर आज़म है जिस वज़ीर आज़म ने भारत को आंखों में आंखें डाल के कहा था कि आओ मेरे साथ क्रिकेट के मैच के ऊपर आओ, फैसला कर लेते हैं कश्मीर का, पता चल जाएगा आप में कितनी ज़रूरत है, और भारत भाग गया था। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो हमेशा, आपके इल्म में है कि जब इनके जहाज़ इस तरफ आए तो उन्होंने कहा था हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। इसी वज़ीर आज़म ने 2 जहाज़ उनके हुक्मनामे से जो है वो नीचे गिराए गए थे। तो लिहाजा इनको जो वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशें हैं उनको कदर की निगाह से देखना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय उसको अप्रिशिएट करने की बजाय छोटी सोच के अंडर 19 की इनकी जो लीडर बनी हुई हैं, जिनकी कोई सियासी स्ट्रगल नहीं है, वो आकर इस किस्म की तनकीद करते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर फिर जवाब तो मिलेगा। अच्छा फरूख साहब, थोड़ा सा आते हैं इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर। अली अमीन गंडापुर साहब की जो पैसे बांटने की वीडियो थी वो वायरल हुई, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी एक्शन की बात की। क्या इन खिलाफ वर्जियों पर कोई तगड़ा एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ बस ये हवा में हो गई हैं ये बातें? देखिए बात यह है कि ज़ाब्ता अखलाक जो है वो इलेक्शन कमीशन ही बनाता है, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब ये उनका फैसला है कि उन्होंने किस तरीके से, किस अपने इंतखाबी कवायद के ऊपर किस अंदाज से अमल दरामद करवाना है। जहाँ तक रही बात, हर पार्टी को अपना मंशूर पेश करने का हक है। हमने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ जो वादे किए उन वादों को हमने पूरा किया। हमने तारीखी PSDP के अंदर उनको पैकेज दिया, हमने तारीखी गिलगित बल्तिस्तान का पैकेज दिया। आज अगर हम जाके वहाँ पे बात करते हैं अवाम के साथ, तो अवाम भी सुनना चाहती है कि हमारे साथ आप क्या वादे करते हैं, क्या हमें इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो हमारे लिए क्या इलाके के अंदर आप तरक्की करवाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो कैंपेन तैयार की है और उसके ऊपर हम लोगों में प्रचार। अच्छा, थोड़ा सा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर एक जो कंसेंसस पैदा होती नजर आई, खान साहब की स्टेटमेंट आई, उस पर फिर फवाद चौधरी ने ये कहा कि जी मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये जो अली अमीन जैसे लोग, गंडापुर साहब जैसे, वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, उसमें तो सियासी माहौल में बेहतरी का जो मौका था वो निकल जाएगा हाथ से। नहीं, देखें ये वो बात नहीं है। देखें इंतखाबी जलसों जुलूसों का माहौल और होता है, पार्लियामेंट का माहौल और होता है, वहाँ पर कानून साजी होनी है। और अगर इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के हवाले से, साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से अगर अपोजिशन संजीदा है तो अपोजिशन उसके ऊपर आएँ, अपनी मुस्बत तजावीज़ लेकर आएँ। उन तजावीज़ को हम सुनने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर इनको इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से दावत दी और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन उसके ऊपर अपनी चीज़ें लेकर आए। और दुनिया के बहुत सारे 20 से ज़ायद ममालिक के अंदर EVM इस्तेमाल हो रही है। ओवरसीज़ 120 से ज़ायद ऐसे ममालिक हैं जहाँ ओवरसीज़ को वोटिंग राइट दिया गया है, तो पाकिस्तान के अंदर क्यों राइट नहीं दिया जा सकता? 90 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, 29.4 बिलियन डॉलर तारीखी तरसीलात ज़र उन्होंने मुल्क के अंदर भिजवाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंतखाबात भी जो है वो अब EVM के ज़रिए होने चाहिए, ताकि हर बार जो शोर आता है, ठप्पा लग गया, डब्बे गायब हो गए, वोट गायब हो गए, वोटों की स्टफिंग कर दी गई, इन तमाम इल्ज़ामात से जो है वो बचा जा सकता है और कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो सारे इंतखाबी प्रोसेस के अंदर। चले फरूख हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी एक अहम खबर आपसे शेयर करते हैं। कुछ चंद माह पहले जो है
एक बड़ा अहम स्कैंडल सामने आया, रिंग रोड स्कैंडल का उसको नाम दिया गया, और दो अहम वज़रा, एक वफाकी वज़ीर हवाबाजी एविएशन के जो मिनिस्टर हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, उनका नाम लिया गया, और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के करीब तरीन साथी जिन्हें समझा जाता था, मुआवन ख़ुसूसी भी थे उनके बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी उसमें नाम लिया गया। और ख़बर ये है कि रिंग रोड स्कैंडल में अब तकरीबन ये तय पा चुका है कि ना तो ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब का कोई लेना देना था, ना कोई उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत आए, और ना ही जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ इस बात के सबूत आए कि उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके रिंग रोड को अपनी, जो बताया गया कि उनकी या उनके रिश्तेदारों की ज़मीनों के लिए ज़िग ज़ैग करके कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। कोई सबूत उसमें नहीं मिले। बड़ी ये अहम ख़बर है, और इसका मतलब ये है कि बल्कि गालिब इम्कान ये है अब ईद उल अज़हा के बाद काबीना में एक दफ़ा फिर तब्दीली होगी, और उस तब्दीली की सूरत में जुल्फ़ी बुखारी इज़ हाईली लाइकली टू मेक अ कम बैक। बड़ी ये तहरीक इंसाफ के उन वज़रा के लिए भी अहम ख़बर है जो अभी भी ये समझते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वो आउट हो गए हैं, और तहरीक इंसाफ के अंदर 2-3 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, और उनमें एक ग्रुप जो था वो बड़ा इफ़ेक्टिवली लगा रहा कि किसी तरह रिंग रोड का ये स्कैंडल जो है वो ऐसी सूरत में सामने आए कि जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वो वापस ना आ सकें। लेकिन अब तकरीबन ये तय हो चुका है कि उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी आ रही है, और हुकूमत चौथी लहर, 4th वेव का खदशा भी ज़ाहिर कर रही है। इसी दौरान कोविड का भारतीय जो वेरिएंट है डेल्टा, वो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और कोरोना केसेस की शरह 4% से तजावुज़ कर गई है, जो गुज़श्ता हफ्ते तक 3% थी, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 24 अमवात और 2000 के करीब नए कोरोना केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं। मुआवन ख़ुसूसी बराए सर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ईद उल अज़हा पर स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया देते हुए कहा कि SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फ़ौज की मदद ली जा सकती है। सिंध ने कराची में जो है वो कोरोना वायरस की किस्म जो है डेल्टा वेरिएंट, उसके 35 केसेस सामने आने की तस्दीक की है, जिसके साथ ही सिंध हुकूमत ने स्कूल्स, होटल्स और तफरीही जो मकामात हैं उन्हें बंद करने का फ़ैसला किया है। गुज़श्ता रोज़ कराची में नए केसेस की शरह 17% थी, और ये खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद कराची में 4th वेरिएंट का 4th जो लहर है कोरोना की, चौथी लहर जो है उसका आगाज़ हो चुका है। आज लाहौर में भी डेल्टा वायरस का जो है वो ख़तरा मंडरा रहा है, और महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर में कोरोना वायरस की नई और ख़तरनाक किस्म जो है डेल्टा, उसकी मौजूदगी के शुबे में 28 नमूने तशख़ीस के लिए भी भेज दिए हैं। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.4% रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता 2 हफ्तों में सबसे ज़्यादा है, जबकि बलूचिस्तान से भी खुसूसन तुर्बत से कोरोना की जो डेल्टा वायरस की इतलात हैं वो आ रही हैं। खैबर पुख्तूनख्वा में भी कोरोना केसेस में इजाफे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, और डेल्टा वेरिएंट के मरीज़ के बीमार होने का दौरानिया बताया ये जाता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन उसमें अचानक से तेज़ बुखार हो जाता है, मरीज़ को जिस्म में काफ़ी दर्द हो जाता है, और काफ़ी बहुत जल्द जो है वो फेफड़ों को मुतासिर करता है। इसकी तशख़ीस का वक्त भी बहुत कम ही मिलता है। यानी कोरोना का जो ये डेल्टा वेरिएंट है वो ज़्यादा मोहलिक है, और हुकूमत मुल्क में पहले ही कोरोना की चौथी लहर का खदशा भी ज़ाहिर कर चुकी है। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त आपके नज़दीक बड़ा कंसर्न क्या है? क्या वैक्सीनेशन का अमल ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा, या डेल्टा वेरिएंट है जिसको कहा जा रहा है वो काफ़ी ख़तरनाक है, वो बड़ा कंसर्न है? मैं समझता हूँ जी कि ये वेरिएंट्स आते रहेंगे। हर आने वाला वेरिएंट जो है वो कई दफ़ा पिछले वालों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, वो अपनी जगह कंसर्न है। लेकिन जो मामले का हल है वो इन वेरिएंट्स और इस बीमारी के फैलाव के रास्ते में रुकावट है, और वो क्या है? वो वैक्सीन है और वो एहतियाती तदाबीर है। ये दो ही चीज़ें हैं। जौन सा मर्जी वेरिएंट आए, बहरहाल हमारा हल हमारी एहतियाती तदाबीर और वैक्सीन का मुअस्सर और वाफर इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, SOPs पर अमल दरामद की बात की जाए तो कराची में इतना अमल हमें इफेक्टिवनेस नहीं दिख रही। आबादी वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अगर पूरे मुल्क की भी बात की जाए कुछ ज़्यादा हमें दिख नहीं रहा। लोग थोड़े से अब रिलैक्स हो चुके हैं, आवाम भी SOPs को फॉलो नहीं कर रही, या
आप लोगों ने कोशिश छोड़ दी है? दोनों चीज़ें हैं जी। तमाम दुनिया के जो बड़े शहर हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया भर के जो बड़े शहर हैं, जो गुंजान आबाद शहर हैं, उनमें हमेशा ये एक चैलेंज है, और वो भी डेवलपिंग मुल्कों के शहर जहाँ हजूम भी होता है, क्राउडिंग भी होती है, हमारी बस्तियाँ भी जो हैं वहाँ जो आबादी है वो ज़्यादा होती है। तो ये कोई नया चैलेंज नहीं है। अब इसमें दो हिस्से हैं इस बात के, एक तालीम, एजुकेशन, अवेयरनेस मीडिया के ज़रिए, और मेरे ख्याल से मीडिया लगातार इसमें अब बात कर रहा है दोबारा कि ये एक अहम चीज़ है और मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। कई दफ़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फटीग है, जो हमारे एडमिनिस्टर करने वाले इदारे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ इन्फोर्समेंट है, वो भी थक जाते हैं। कई दफ़ा इस चीज़ से उकताहट भी आ जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने पिछले 1.25 साल में एक लेसन देखा है तो वो ये है कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो हम काम करते हैं, जो एफ़र्ट लेते हैं, उनके नताइज हमारे सामने आते हैं। कुदरत हमें रिवॉर्ड करती है या मुश्किल में डाल देती है, और यही एक्शंस हर शख्स के अपने हाथ में मौजूद हैं। तो उनका इंतज़ार ना करें जिन्होंने आपको आके मना करना है कि मास्क पहनिए या ना। दुकान में जा रहे हैं, तंग जगह में जा रहे हैं, शॉपिंग में जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में हैं, प्लीज़। डॉक्टर साहब, AJK में जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं 25 जुलाई को, इंतखाबी गहमा गहमी है, सारी बड़ी जमातें, कायदीन वहाँ पर जलसे जुलूस कर रहे हैं, अवाम बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं, कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कितना बड़ा कंसर्न है आपके लिए? कंसर्न बिल्कुल हैं जी, क्योंकि देखिए जहाँ कहीं भी एक्टिविटी होगी, जहाँ लोग इकट्ठे होंगे और ख़ास तौर पे क्लोज क्वार्टर्स में होंगे, करीब बैठेंगे, करीब खड़े होंगे, तो इन्फेक्शन के फैलने का रिस्क ज़रूर होता है। और उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो एक डेफिनेट कंसर्न है, लेकिन उसका हल भी है, और उसका हल ये है कि हम कुछ फासला, कुछ गैप रखें। अच्छा सर, इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन जो है ना वो 65% हो रही है, उसकी वजह क्या है? ये 100% क्यों नहीं है? शायद ये वजह तो नहीं कि वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए और जो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी सफ़र करते हैं वो यहाँ आके उन्होंने वैक्सीनेशन लगाने की कोशिश की, फिर स्ट्राइक वगैरह हो गई, उनका भी एक मसला है, वो हल हो गया? जी, इस्लामाबाद में एक्चुअली अगर आप ये देखें, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जब उसका तनासब देखें तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इस्लामाबाद में हुई है। लेकिन ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जो वर्कर्स वगैरह का मामला था उसको कुछ सॉर्ट कर लिया गया। उसमें कुछ ऐसी वैक्सीन जो दूसरे ममालिक में एक्सेप्टेबल हैं उनका इस्तेमाल कर लिया गया, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आइंदा कुछ। अच्छा सर, टूरिज़म ऑफ कोर्स गर्मी है और हर कोई चाहता है कि वो ऐसे मकामात पे जाए कि जहाँ पे मतलब जिस तरह हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, आज़ाद कश्मीर है, लेकिन आगे ईद उल अज़हा भी है, तो क्या जिस तरह पहले किया गया था स्मार्ट लॉकडाउन लगा के और ईद के मौके पर थोड़ा सा टूरिज़म को कंट्रोल रखा जाए, ऐसा कोई प्लान है? जी, डोमेस्टिक टूरिज़म, मुल्क के अंदर जो टूरिज़म है ये बहुत अच्छी और बेहतर डेवलपमेंट है और हमारे माशरे के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन बहरहाल वबा की मौजूदा सूरत हाल में इसमें एहतियात की ज़रूरत है। इसको मुकम्मल तौर पर बंद करने की बजाय अगर कुछ एहतियाती तदाबीर अपना ली जाएँ, जिसमें सबसे अहम जो है वो ये है कि वो तमाम लोग जो टूरिज़म के लिए जा रहे हैं कम से कम वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके हों। ये एक बहुत अहम स्टेप होगा। अगर ये अपना लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि टूरिज़म एहतियाती तदाबीर के साथ कंटिन्यू हो। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में तेज़ी से ख़राब होती सूरत हाल और तालिबान के बढ़ते हुए कदमों के सबब पाकिस्तान के लिए भी मामलात तशवीश की तरफ बढ़ रहे हैं। तालिबान कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में रूनुमा होने वाली नई सियासी सूरत हाल में इस्लामाबाद की तरफ मशवरे का खैर मकदम करेंगे, लेकिन किसी भी किस्म की डिक्टेशन नाकाबिल कबूल होगी। अमरीकी सेटकॉम ने आज बताया कि अफगानिस्तान से 95 यानी 95% इनखिला वहाँ से मुकम्मल हो चुके हैं, और जैसे जैसे अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान से निकल रही, तालिबान की पेशकदमी यहाँ हमें बैठ के नजर आ रहा है कि उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। अफगान हुकाम ने स्पिन बोल्डक बॉर्डर क्रॉसिंग पर तालिबान के कब्जे से मुतालिक ऑल्दो खबरों की तरदीद की है, लेकिन अफगान महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक चमन कंदार शाहराह पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसके बाद आमदो रफ्त जो है जिसके बायस मुअत्तल है। पाकिस्तान की तरफ से बाब दोस्ती हर किस्म की आमदो रफ्त के लिए फ़िलहाल बंद है, जिसके बाद तिजारत भी जो है मुअत्तल है, और इस बाब दोस्ती पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात करके पाक अफगान बॉर्डर पर हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। यहाँ ये बताना भी काफ़ी अहम है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तकरीबन 2500 किलोमीटर जो तवील सरहद है, स्पिन बोल्डक चमन सरहद, उसमें अहम तिजारती गुजरगाह है जहाँ से रोज़ाना हज़ारों अफगान और पाकिस्तानी शहरियों की आमदोरफ्त भी होती है। अफगानिस्तान में बढ़ती हुई शोरश का असर
पाकिस्तान में भी ऑलरेडी महसूस किया जा रहा है। यहाँ पर दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं, खुसूसन बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हों, उसमें बढ़ना हो, या फिर कोयटा और लाहौर का हालिया धमाका हो। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर आज एक दिलचस्प पेशरफ्त उस वक्त देखने को मिली जब बरतानवी वज़ीर दिफा ने कहा कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अगर हुकूमत बनाई तो उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। अफ़गान नज़र रखने वाले दो बड़े जय्यद जर्नलिस्ट इफ्तिखार फिरदौस और एहसान टीपू हमारे साथ मौजूद है। एहसान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम टू द शो। इफ्तिखार साहब, आपको भी आपसे मैं आगाज़ करूँगा कि यहाँ बैठ के तो हमें यही पोर्ट्रे हो रहा है और लग रहा है कि जी तालिबान बड़ी तेज़ी से वहाँ पर कब्ज़े भी कर रहे हैं और अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो उस तरह से उनको मज़ाहमत नहीं। आप चूँकि बड़े करीब से उसको देख भी रहे हैं, कवरेज भी आप उसकी कर रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन इस वक्त क्या नज़र आ रही है आपको? एक्चुअली तो बिल्कुल जिस तरह चीज़ें रिपोर्ट हो रही है मीडिया में कि पिछले 2 महीनों से तालिबान ने जिस तेज़ी के साथ वहाँ पे वो कब्ज़ा करना शुरू किया है मुख्तलिफ अज़ला पे, जो कि यानी 1/3 जो अफ़गानिस्तान है पूरा उनका तकरीबन वो तालिबान के कब्ज़े में आ चुका है। और इसमें वो अहम अज़लाब कह लें या बॉर्डर क्रॉसिंग वो कह लें कि वो भी शामिल हैं जिनके थ्रू यानी $1 मिलियन की ट्रेड मंथली होती है। अब इसकी सबसे बड़ी में इस्लाम किले का जो बॉर्डर क्रॉसिंग है हिरात में ईरान के साथ, तो मंथली जो अफगान गवर्नमेंट की अपनी एस्टीमेट है कि $20 मिलियन की मंथली वहाँ पे ट्रेड होती है। अच्छा। तो ये सिर्फ ये नहीं कि तालिबान वहाँ पे कब्जा जमा रहे हैं, बल्कि अपने लिए जो एक रेवेन्यू जो जनरेशन के ज़राए भी ढूंढ रहे हैं। और अभी कल रात को जिन्होंने कब्जा किया वेस्ट चमन बॉर्डर पे, तो वहाँ से भी यानी सबसे बड़ा बॉर्डर जो कंसिडर किया जा रहा है अफगानिस्तान के साथ, तो उन पे भी कब्जा हो चुका है। और दूसरी जो इसमें सबसे जो अफगान गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें आ रही हैं कि जिस तरीके से अफगान आर्मी सरेंडर हो रही है और यानी मुख्तलिफ इलाकों में, ये नहीं कि उनके स्पेशल फोर्सेस यानी जिसको अमेरिका ने ट्रेन भी किया था और उसको काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिली है, तो वो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। और इसमें अब हमारी कुछ बात हुई है, बल्कि आज मेरी बात हुई है पख्तिया में इन इलाकों में कि इनकी मेन रीज़न क्या, तो वो कह रहे हैं कि वो जो फौजी है वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, उनकी सप्लाई लाइन वो तालिबान काट देते हैं, तो उनको सप्लाई होती नहीं, न एमुनेशन की न फूड की, जिसके बायस उनके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है और वो फिर सरेंडर यानी खुद को बचाने के लिए वो सरेंडर का ऑप्शन वो। इफ्तिखार, कल या परसों बड़ी 2-3 पूरा एक ट्विटर पे ट्वीट्स की आपने, सीरीज ऑफ ट्वीट्स की, जिसमें मुख्तलिफ सूबों को आपने बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया था। आपके ख्याल में वहाँ पर इस वक्त ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है और रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है आपको? देखें आदिल, जिस तरह कार्टोग्राफिकल प्लेन पर यानी नक्शे पर जब आप जाते हैं और आप अफगान सूबों में जैसे शांतिपूर्ण भी जो है वो बात की, नज़र आ रहा है कि तालिबान को जो है वो अपर हैंड है। लेकिन व्हेन यू लुक एट इट मोर क्लोजली तो लगता ऐसे है कि कुछ ऐसे सूबे हैं जो ऑलमोस्ट 10% ऑफ अफगानिस्तान है जिसमें कंटिन्यूस जंग है, और ऑलमोस्ट 5 या 6 ऐसे सूबे हैं जिसमें गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान में ऐसी जंग है कि कभी उसको तालिबान के सुपरसीड कर देते हैं, कभी जो है गवर्नमेंट उसको वापस ले लेती है। लेकिन 80% अफगानिस्तान जो है इस टाइम पर, ऑलमोस्ट 75 to 80%, वो ऐसी सिचुएशन में है जहां पर ना तालिबान का कंप्लीट कंट्रोल है और ना अफगान आर्मी का कंट्रोल है, और जो हमें एक ऐसी सूरत हाल की तरफ जो है वो ले जा रही है कि अगर मुल्क की सप्लाई लाइन को, क्योंकि टैक्टिक जो है वो ये नज़र आ रही है कि दोहा एग्रीमेंट के नीचे भी यही बात जो की गई थी कि अफगानिस्तान में रिट ऑफ द स्टेट कहते हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करना, यानी शहर के वस्त को कंट्रोल करना, जो दारुल खिलाफा है हमारे जियोग्राफिकल प्लेन के मुताबिक। तालिबान उसको भी कंटिन्यूसली जो है वो अटैक कर रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ें जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि दोहा के में जो एग्रीमेंट हुआ था, तो हमारे सामने जो एग्रीमेंट आया है वो वाला एग्रीमेंट है जो 1 सफ़े 20 सफ़े 2-3 सफ़े के हैं, लेकिन इसके एनेक्सर्स में यानी इसके जो हिडन क्लॉज हैं जो अभी तक पब्लिक के लिए नहीं शो किए गए, उसमें एक्चुअल क्या एग्रीमेंट जो है वो था। दूसरी बात उसमें यह है कि अगर सप्लाई लाइंस जो है वो चोक कर दी जाती है और बाहर से कोई हेल्प जो है वो आती नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो सोली डिपेंडेंट है ग्राउंड रूट के ज़रिए जो है वो सप्लाई का, सिर्फ इस चीज़ का नहीं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बल्कि खाने पीने की जो बेसिक अशिया है वो भी सारी ग्राउंड रूट से। तो अगर उसकी तरसील हो
जाती है तो काबिल के अंदर जो है गवर्नमेंट वो खुद कोलैप्स होना जो है वो शुरू हो जाती है। तो बॉर्डर क्रॉसिंग्स को पकड़ना जो है। अच्छा इफ्तिखार, मैं एहसान के पास जाऊंगा, मुझे क्विकली ये बताइएगा कि जो एहसान ने भी एक बात कही कि जो अफगान आर्मी जिस तरह हमें दिख रहा है कि उन्होंने ट्रेंड किया, अमरीकी अफवाज ने उन्हें, इंटरनेशनल फोर्सेस ने बड़ी अच्छी आर्म एमुनेशन वगैरह वो सारी, उस तरह से वो हमें क्यों मुकाबला करती नज़र नहीं आ रही? जी आदिल, मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर जो इस टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एथनिक लाइंस पर जो एक आपस में जो है यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आ रही। और अफगानिस्तान के जितने भी लोग, मैं आज सुबह भी कुछ लोगों से जो है बात कर रहा था, तो गवर्नमेंट के अंदर भी और मिलिट्री फोर्सेस के अंदर भी इस टाइम पर यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आ रही। आर्मी हो गई उनकी या चाहे वो लोकल कमांडरशिप हो गई, इवन उन दिन बदगीज के जो गवर्नर थे उनको उन्होंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया, और इसलिए डाल दिया कि वो समझते हैं कि शायद उन्होंने तालिबान को आने की जो है वो दावत जो है वो दी थी। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अंदर से इस मुल्क को इस टाइम पर जो है वो खोखला कर रही हैं। और जब तक यूनिफॉर्मिटी नहीं आती तब तक जो है यानी एक सोल के जरिए जो है वो लड़ा जाए एनिमी के खिलाफ, तब तक कोई भी मिलिट्री जो है वो कामयाब जो है वो नहीं होती। दूसरी जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आदिल, कि जो अफगान फोर्सेस थी उनको सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी जो फराम की जाती थी वो एरियल सपोर्ट के जरिए जो है वो फराम की जाती थी, विच वाज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन फोर्सेस। तो अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉवल के बाद एरियल सपोर्ट जो है वो तकरीबन जो है वो बंद हो गया है। अभी भी जिस जगहों पर जो है वो अफगान वो वापस जो है वो रीटेक कर रहे हैं, तो वो एरियल सपोर्ट के जरिए उन जगहों पर बमबारी के जरिए जो है ग्राउंड फोर्सेस मूव करती हैं। पहले बमबारी जो है वो की जाती है, और जो ही फॉरेन सपोर्ट जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। इसलिए तालिबान के एडवांसेस भी हम इसी तरह देख रहे हैं कि वो आगे इसी जोर से जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसका यही गुफ्तगू एहसान टीपू और इफ्तिखार फिरदौस से जारी रखेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है अफगानिस्तान की। एहसान ये बताइएगा कि हम ये सुनते तो आते हैं कि जी वहाँ पर अगर शोरश होगी, अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी होगा। ऑलरेडी वो मामला अफगानिस्तान में तो शुरू हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी जो इम्पैक्ट होना शुरू हुआ है, क्या नज़र क्या आ रहा है आपको? आपने TTP पे भी बड़ा काम किया है, अलकायदा पे भी किया है, फिर आप ख़ुद भी कबायली इलाकों से आपका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट आएगा तो वो दो उसमें उसके एलिमेंट्स होंगे। एक रिफ्यूजीज़ की शक्ल में, और जिसके बारे में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है मोहित यूसुफ के, वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम उस तरीके से कैटर नहीं करेंगे जिस तरह हम पिछले अदवार में हमने किया था, बल्कि कोशिश करेंगे जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है रिफ्यूजीज़ के हवाले से वो उनका ख्याल रखें। और दूसरा होगा मिलिटेंसी के हवाले से। TTP जो काफ़ी अरसे से यानी बिल्कुल हो गई थी अफगानिस्तान की तरफ, वो उनके पूरे ऑपरेशन वगैरह या उनकी जो लीडरशिप थी वहाँ पे मूव हो गई थी, तो वो दोबारा से यानी एक साल से दोबारा से रीएमर्ज हो गई और रीग्रुप हो गई, और उनका इम्पैक्ट भी हमें नज़र आ रहा है कि फाटा में यानी हर दूसरे या तीसरे दिन उनकी तरफ से कोई ना कोई अटैक होता है। इंटेंसिटी कम है लेकिन अटैक्स उनके हो रहे हैं। और तो ये और वो सारी जो उनकी लीडरशिप है या TTP के जो बेसेस हैं वो है अफगानिस्तान में, कुन्नड़ के इलाके में इस साइड पे, जो कि अफगान गवर्नमेंट के एहलकारों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि वहाँ पे हमारा एक्टिव कंट्रोल है नहीं। वो इलाके अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत कह लें या इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं। तो TTP की तरफ से वो इम्पैक्ट ज़रूर आएगा पाकिस्तान की तरफ। अब कल जिस तरह वो कोरम एजेंसी में रिपोर्ट्स आई कि वहाँ पे अटैक हुआ है, कुछ लोगों को किडनैप किया गया था टेलीकॉम से, सेक्टर से जिनका ताल्लुक था, फिर जब रेस्क्यू पार्टी वहाँ पे गई थी तो उस पर TTP ने अटैक करके कैप्टन शहीद हो गया था। तो ये चीज़ें होंगी। आज भी मेरे एक बड़े सीनियर ऑफिशियल से जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से अफगान अफेयर्स को देख रहे हैं, उनसे जब इस मुतल्लिक मैंने पूछा कि अफगान तालिबान को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने कंसर्न्स वो कन्वे किए हैं इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हमने किए हैं और हमें एक्सपेक्ट भी करें कि अफगान तालिबान की तरफ से इस पर जल्दी कोई ना कोई यानी अच्छा रिस्पांस हमें आएगा। तो कोशिश तो हो रही है हमारी तरफ से, लेकिन वो जो हिस्टोरिकली एक यानी रहा है इन दोनों का कनेक्शन TTP का और अफगान तालिबान का, तो उसको ब्रेक करना वो मुझे थोड़ा मुश्किल, वो आइडियोलॉजिकली भी और बाकी जो तंजीमी लेवल पे हैं तो उनका जो तोड़ना है वो तो मुश्किल होगा। इफ्तिखार ये बताइएगा, आप भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं और इवन टांग के अडी खान से लेके और जो भी
जो साबिका जो फाटा जिसे कहते हैं वो अभी डिस्ट्रिक्ट तो केपी में शामिल हो गए हैं, वहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? पिछले 2-3 माह से क्या इन वाक़यात में थोड़ी सी तेज़ी आई है या आप समझते हैं कि इसी तरह होता रहा है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया? देखें, एक चीज़ तो जो है वो ज़रूर बहुत एविडेंट है कि वाक़यात को जो है वो छुपाना जो है वो नामुमकिन है। तो जो वाक़यात हैं उनमें तो तेज़ी आई है। दूसरी जो लोकल ज़राए से और जो वहाँ पर कबाइल हैं जो पहले इन चीज़ों से सफ़र हो चुके हैं, जब उनसे जो है वो बात की जाती है तो वो भी रीग्रुपिंग्स के हवाले से जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात इन एरियाज़ के अंदर हैं। आपने देखा होगा कि तकरीबन पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर बलूचिस्तान में और ऑल्सो जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान इन पर्टिकुलर, वहाँ पर जो है वो शहादतें फोर्सेस की जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुई हैं और मिलिटेंट अटैक्स जो है उनमें जो है इंक्रीज़ हुई है। तो ये कहना जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो गलत होगा कि अगर हम ये कहें कि वहाँ पर ऐसी कोई मूवमेंट्स नहीं है। असेंबलेज है और उनके खिलाफ बर वक्त ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेशंस में कैजुअल्टीज़ भी हैं और उसमें अगर आप देखें दूसरी तरफ जैसे एहसान ने भी बात की कि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो है एक बहुत बड़ी जो है वो चीज़ है। और अगर आप देखें कि जूं जो है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को जो है वो लीवरेज जो है वो मिलती जाएगी, उसी तरह पाकिस्तान में जो उनके आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो मकसद तो दोनों ग्रुप्स का एक ही है और जिसकी एप्रीहेंशन वो सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का डर है कि आइडियोलॉजिकल जो यहाँ पर कुछ उनका सपोर्ट है, अगर वो उस तरह बाहर निकलने आ जाए जिस तरह अफगानिस्तान में है, तो एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रिकेरियस सिचुएशन जो है वो बन सकती है। ठीक है, इफ्तिखार फिरदौस, एहसान टीपू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना, इसीलिए थोड़ा सा इन डेप्थ और 2 बड़े अच्छे जय्यद जर्नलिस्टों को जो कि अफ़गानिस्तान के मामले को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं उनको बुलाया। उसकी वजह ये थी कि बड़ा ये अहम मामला है, सेंसिटिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुसूसन जो गुज़श्ता दिनों हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब शेख रशीद साहब ने स्टेटमेंट दी तालिबान के हवाले से, या वज़ीर ख़ारजा साहब जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, तो उससे जो मौजूदा अफ़गान सिचुएशन है और जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो खुदा न ख्वास्ता हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। तो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भी ये सोचना चाहिए कि फ़ॉरेन अफेयर्स पर जब भी या वो ख़ुद बात करें या उनके दीगर वज़रा भी बात करें तो बड़े एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि एक बयान जो है वो मामलात को इतना बिगाड़ सकता है कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंच सकता है और हमारी खारजा पॉलिसी को भी उससे काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये बड़ा एक अहम, और यहाँ पर मैं हिना रब्बानी खर साहिबा को कोट करना चाहूँगा जो हमारे ही प्रोग्राम में 2 दिन पहले उन्होंने बात की कि जब भी कोई मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वो अफ़गानिस्तान और रीजनल पॉलिटिक्स पे आजकल की सेंसिटिविटीज़ के एनवायरनमेंट में बात करें तो मेक श्योर कि उनको एक पर्ची जाए फ़ॉरेन अफेयर से और हमें पता हो कि हमारी खारजा पॉलिसी इस मसले के बारे में क्या कहती है और उसी इन बिटवीन द लाइंस बात करें, उससे आगे पीछे हट के, क्योंकि ये इंटरनल पॉलिटिक्स पे हम बात नहीं कर रहे, खारजा उमूर की बात कर रहे हैं, तो बड़े एहतियात की यहाँ पर ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।